एक सेकंड ब्रिजेश, आपके पास भी एक सेकंड में आ रहा हूं। राजीव, ये जो मैनपुरी का डिंपल यादव का आंकड़ा है, ये मैं देख रहा था अभी, 6,17,625 वोट मिले हैं डिंपल यादव को, 6,17,625, और रघुराज शाक्य को मिले हैं 3,29,489, यानी करीब 2,88,000 वोटों से डिंपल जीती। एक बड़ी जीत है ये। नेताजी की विरासत पूरी तरह से अब अखिलेश ने संभाल ली है, इसमें अब ये कहने में अब तो कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। नहीं, मैनपुरी के रिजल्ट से मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि नेताजी की पूरी विरासत अखिलेश यादव ने संभाल ली है। समाजवादी पार्टी पूरी संभाल ली है, आप ये कह सकते हैं। चाचा भी आ गए, चाचा भी आ गए, ठीक है, वो उनके परिवार का मसला है, आगे पीछे आ गए। लेकिन ये जीत वास्तव में बड़ी इस मामले में मैं कहूंगा कि पिछले 5 बार से मैनपुरी सीट मुलायम सिंह फैमिली के पास ही है, और जिसमें 3 बार तो मुलायम सिंह खुद जीते हैं, 1 बार धर्मेंद्र यादव और 1 बार तेज प्रताप यादव। और जो आंकड़ा आप बता रहे हैं, मेरे समझ से इतने डिफरेंस से इन पांचों ने कोई ने जीत हासिल नहीं की है। पिछले बार का चुनाव मुलायम सिंह यादव सपा बसपा गठबंधन से होने के बावजूद 94,000 सीटों से 94,000 वोटों से जीते थे। मुलायम सिंह खुद 1 लाख के भीतर आ गए थे। और इस बार के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही तगड़ा मैनेजमेंट मैनपुरी के लिए किया था, और मुझे खुद भी ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था कि क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, मैं इस मामले में गलत हुआ, क्योंकि लेकिन अगर ऐसा लगता है कि पूरा करहल और पूरा जसवंत नगर का बच्चा जो है, जो भी वोटर था वो निकला, और इतनी बड़ी जीत से माना कि ये भी साबित होता है कि कोई प्रशासन, कोई सत्ता, कोई चीज लग जाए, अगर जनता अपने पर जिसको जिताने के लिए उतारू होती है तो फिर वो चुनाव जीतता ही है। छोड़ दे ये प्रशासन पर आरोप, छोटी मोटी 10-5 हजार प्रशासन और रामपुर ना तो एक स्केपगोट हो गया। और रामपुर की बात है ना, ये तो आरोपों की। मैं कह रहा हूं रामपुर में राजीव आकाश सक्सेना ने 80,964 वोट लिए हैं, और सपा के आसिम रजा को 47,262 मिले। अच्छा खासा अंतर है वो। आप देखो, ये आरोप लगा सकते हो कि आपके वोटरों को जाने नहीं दिया, लेकिन 80,000 लोगों ने भाजपा को वोट दिया, तो ये प्रशासन किसी को वोट दिलवा नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। 47,000 इनको भी तो मिला है ना, 47,000 वोटर निकला भी तो निकला, और अंतर भी इतना ज्यादा है कि आप ये जो आरोप लगा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। और खतौली में आरएलडी के मदन भैया को 95,970 वोट मिले हैं, और बीजेपी की राजकुमारी सैनी को 74,216। यहां भी करीब 20,000-21,000 वोटों का फर्क है, 20-21 का फर्क है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्राउंड की बात तो यह है कि आजम खान से वहां के मुस्लिम मतदाता 1/4 नाराज हैं। अभी क्या है, उनके ये तीनों जो विश्लेषण है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार और ये सबको रिजेक्ट कर दिया, ये गुजरात में रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा, खुद का गृह राज्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और इतना बड़ा विकास, डबल इंजन सरकार, ये हिमाचल में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और इन दोनों को दिल्ली में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। केजरीवाल जी की फ्री बीज को हिमाचल और गुजरात ने रिजेक्ट कर दिया। तो इन तीनों चुनाव के नतीजे कोई किसी को नहीं बोल सकता कि भाई कि देश का मूड एक तरफ है। भाई आप ये कहो कि इस जनता ने हमको साधुवाद दिया, आशीर्वाद दिया, ये सराखों पे। ओके, अच्छा, इसके साथ ही राजस्थान का जो सरदार शहर सीट है, वहां कांग्रेस को अनिल कुमार के जरिए मिले 90,915 वोट, और बीजेपी के अशोक कुमार को मिले 64,219, यानी करीब 25,000 वोटों का जीत का अंतर यहां भी है। बिहार की कुर्नी, बहुत करीबी मामला जिसकी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, 3,000, इन्होंने बहुत बढ़िया पॉइंट आउट यहां पर केदार गुप्ता बीजेपी के, उनको मिले 76,648, और जेडीयू के मनोज कुशवाहा को मिले 73,016। 3,000 का अंतर। 3,000। एमआईएम को 3,000, एमआईएम को 3200 मिले। अब छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर, वहां कांग्रेस की सावित्री मंडावी को मिले 65,327, जबकि बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को मिले 44,229। 20,000 का डिफरेंस, 20,000 का फर्क यहां भी है। फिर अब चलिए ओडिशा, यहां पर बीजेडी की वर्षा सिंह बरिहा, इनको मिले 1,09,879 वोट, और बीजेपी के प्रदीप पुरोहित को मिले 71,627। 30,000 का वोट, 30,000 का फर्क यहां भी है। तो सिर्फ एक कुर्नी छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी जगह। राजस्थान में क्या है? राजस्थान का मैंने अभी बताया। राजस्थान में सरदार शहर सीट जो है चूरू के अंदर आती है, उसमें कांग्रेस के अनिल कुमार को मिले 90,915, और बीजेपी के अशोक कुमार को मिले 64,219। बाप रे, यहां भी 25,000 का फर्क है।
राजस्थान में हालांकि जितनी इनफाइटिंग चल रही है और खुलेआम पब्लिकली चल रही है, दोनों तरफ से चल रही है, उसमें दोनों पार्टियां इक्वल है। देखिए, माने कि एक चीज और है कि ये जो इलेक्शंस अब हो रहे हैं उसमें वोट पार्टी को नहीं मिल रहा, कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है। आप किसी से गुजरात और हिमाचल में पूछते, हाँ भाई क्या आपका है, क्या हिसाब, मोदी, ठीक है। और इसी तरह हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम, और ये हिमाचल में तो कोई चेहरा नहीं था कांग्रेस पार्टी का जिसको वो बता सकते हैं, और प्रियंका गांधी को छोड़ के कोई बड़ा नेता वहां प्रचार के लिए भी नहीं गया। लेकिन आप दिल्ली में देखिए, लोग बोलते हैं केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी, यूपी में योगी। ये जो पार्टी विचारधारा, कैंडिडेट को साइडलाइन रख के ये जो बड़े चेहरों पर वोट पड़ रहा है, तो इसी तरह का अगर 2024 का इलेक्शन होगा तो प्रधानमंत्री मोदी के 100 किलोमीटर तक कोई नहीं है। ये बात है। ये मैं रोज कहता हूं कि आज की परिस्थितियां जो राजनीतिक हैं उसमें अगर इसी तरह पैटर्न रहा और 2024 में ये हुआ कि कौन, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के करीब फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा है 100 किलोमीटर तक। तो ये भी आज चर्चा की बात है और वो आने वाले हैं।